नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल गंगा पार जंक्शन में। दोस्तों, इस वीडियो में एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं प्राचीन भारत के इतिहास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, जिसका ये पार्ट 7 है। इससे पहले जो है पार्ट 6 इसके हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दिए गए हैं, आप वहाँ से जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में ये प्राचीन भारत का इतिहास पार्ट 7 है। इसमें जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो प्रतियोगी परीक्षा में अधिकतर पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों को हम लेकर आए हैं जो आप लोगों के बीच में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस ग्रीक राजा ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज को राजदूत नियुक्त किया? किस ग्रीक राजा ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज को राजदूत नियुक्त किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सेल्यूकस निकेटर। जी हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में सेल्यूकस निकेटर को हराया। इसके बाद सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त के दरबार में मेगस्थनीज को राजदूत नियुक्त किया। और यहाँ पर ये मेगस्थनीज की बात हुई है तो आपको ध्यान रखना है, इंडिका नामक पुस्तक, हमने पहले वीडियो में भी बताया है, क्वेश्चन आता है कि इंडिका नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो मेगस्थनीज ने जो है वो इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। किसने की? मेगस्थनीज ने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, अशोक के किस शिलालेख में उन जानवरों और पक्षियों की सूची दी है जिनका संरक्षण करना था? अशोक के किस शिलालेख में उन जानवरों और पक्षियों की सूची दी है जिनका संरक्षण करना था? तो इसका आंसर है जो है ऑप्शन ए, 5वें शिलालेख। या अशोक के 5वें शिलालेख में जो है वो दिया गया है। अशोक के 5वें शिलालेख में इसका ऑप्शन जो है वो ए सही है। 5वें शिलालेख में, अशोक के 5वें शिलालेख में जानवरों और पक्षियों के संरक्षण के बारे में वर्णन किया गया है। और इसी शिलालेख में आपको ध्यान रखना है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है अशोक के कि 25 कैदियों के छोड़े जाने का वर्णन किस शिलालेख में है? अशोक के यानी 25 कैदियों के छोड़े जाने का वर्णन किस शिलालेख में है? तो वो भी इसी 5वें शिलालेख में है। यानी अशोक के 5वें शिलालेख में जानवरों और पक्षियों के संरक्षण का भी वर्णन है और 25 कैदियों को छोड़े जाने का भी वर्णन इसी शिलालेख में है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, अशोक का कौन सा शिलालेख धर्म महमत्व के बारे में है? अशोक का कौन सा शिलालेख धर्म महमत्व के बारे में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 7वां शिलालेख। यह कौन सा है? 7वां शिलालेख। अशोक के 7वें शिलालेख में धर्म महमत्व का वर्णन है। इसमें धम्म यात्राओं का भी वर्णन है, आपको याद रखना है। अशोक के 7वें शिलालेख में धर्म महमत्व का वर्णन है, धम्म यात्राओं का भी वर्णन है, जिसमें गरीबी और ब्राह्मणों को दान दिया जाता था। गरीबों और ब्राह्मणों को दान दिया जाता था, ये भी वर्णन इसी शिलालेख में है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि भीमबेटका में कितनी गुफाएं हैं? भीमबेटका में कितनी गुफाएं हैं? तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी, 243। जी हाँ, भीमबेटका जो है वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। आपको ध्यान रखना है कि भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक सुप्रसिद्ध स्थान है, बहुत प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ पर कुल 243 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं? 243। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, जानवर के प्रथम अवशेष किस प्रदेश में पाए गए? जानवर के प्रथम अवशेष किस प्रदेश में पाए गए? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। जी हाँ, जानवरों के प्रथम अवशेष जो है वो मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में पाए गए। कहाँ पाए गए? आदमगढ़ में, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, मौर्य काल में देवताध्यक्ष किससे संबंधित था? मौर्य काल में देवताध्यक्ष किससे संबंधित था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, धार्मिक संस्थान। जी हाँ, कौन सा है? धार्मिक संस्थान। मौर्य काल में धार्मिक संस्थानों की देखभाल के लिए देवताध्यक्ष होता था। मौर्य काल में धार्मिक संस्थानों की देखभाल के लिए
देवताध्यक्ष होता था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया, कलिंग युद्ध अशोक के सिंहासनारोहण के कौन से वर्ष में हुआ? कलिंग युद्ध अशोक के सिंहासनारोहण के कौन से वर्ष में हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 8वें वर्ष में। जी हाँ, अशोक का सिंहासनारोहण जो है वो 269 ईसा पूर्व में हुआ। कब हुआ? 269 ईसा पूर्व में अशोक का सिंहासनारोहण 269 ईसा पूर्व में हुआ और 8 वर्ष बाद, उसके 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ। 8 वर्ष बाद, उसके 8 वर्ष बाद जो है 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ। ये तो आपको याद ही होगा, हमने नेक्स्ट वीडियो जो है पिछले वीडियो बनाए थे उनमें हम बता भी चुके हैं कि कौन सा युद्ध कब। हमने एक वीडियो बनाया है युद्धों के विषय में, जो हमारे भारतीय इतिहास में प्रमुख युद्ध हैं जो प्रतियोगी परीक्षा में अधिकतर पूछे जाते हैं। पानीपत का युद्ध, तराइन का युद्ध, कलिंग का युद्ध, जो अधिकतर ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उसका हमने वीडियो बनाया है। आप हमारे चैनल पर जाकर, यानी गंगा पार जंक्शन, यूट्यूब पर गंगा पार जंक्शन सर्च करेंगे, फिर एक वीडियो जो है बना है कि भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध, उसका टाइटल है भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध। उसमें दिया गया है कि कौन सा युद्ध कब हुआ है। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि अशोक का सिंहासनारोहण जो है 269 ईसा पूर्व में हुआ और उसके 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया, सिंहासनारोहण से पहले अशोक कहाँ का वायसराय था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए तक्षशिला। जी हाँ, सिंहासनारोहण से पहले अशोक जो है वो तक्षशिला का वायसराय था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, अशोक का कौन सा अभिलेख 2 भाषाओं में है? अशोक का कौन सा अभिलेख 2 भाषाओं में है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कंधार अभिलेख। जी हाँ, अशोक का कंधार अभिलेख 2 भाषाओं में है, ग्रीक और आर्मेनिक। कौन सी? 2 भाषाओं में है। जो है कंधार अभिलेख जो है अशोक का, वो 2 भाषाओं में है। कौन सी 2 भाषाओं में? ग्रीक में है और आर्मेनिक में है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, गुप्त राजाओं ने कौन से सिक्के चलवाए? गुप्त राजाओं ने कौन से सिक्के चलवाए? तो इसके नीचे ये विकल्प दिए गए हैं, केवल 4 में जैसे सुवर्ण है, केवल 1 में दीनार है, फिर 1 और 3 यानी दीनार और रूपक, फिर दिया गया है 1 और 4 यानी दीनार और सुवर्ण। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1 और 4, यानी 1 पर है दीनार और 4 पर है सुवर्ण। जी हाँ, आपको याद रखना है कि गुप्त राजाओं ने 2 सिक्के चलवाए थे। नंबर 1 दीनार के, जो कि रोमन साम्राज्य की नकल से चलवाए थे, रोमन साम्राज्य की नकल करके दीनार के सिक्के चलवाए। फिर नंबर 2 सुवर्ण के सिक्के चलवाए थे, ये सोने और चांदी के बने हुए शुद्ध भारतीय सिक्के थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है कि ऋग्वेद का एक मंडल किसके लिए समर्पित है? ऋग्वेद का एक मंडल किसके लिए समर्पित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सोम। कौन सा है? सोम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, परम सौगात की उपाधि किसने धारण की? परम सौगात की उपाधि किसने धारण की? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए राज्यवर्धन। कौन सा है? राज्यवर्धन। जी हाँ, परम सौगात की उपाधि राज्यवर्धन ने धारण की। राज्यवर्धन हर्ष की बहन राज्यश्री का पति और वर्धन वंश का राजा था। उसकी हत्या गौड़ के राजा शशांक ने कर दी थी। आपको याद रखना है कि परम सौगात की उपाधि राज्यवर्धन ने धारण की। राज्यवर्धन हर्ष की बहन राज्यश्री का पति और वर्धन वंश का राजा था, जिसकी हत्या गौड़ के राजा शशांक ने कर दी थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, महासंघिक निकाय कहाँ विकसित हुआ? महासंघिक निकाय कहाँ विकसित हुआ? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वैशाली। यह कहाँ विकसित हुआ? वैशाली में। वैशाली में संपन्न द्वितीय बौद्ध संगीत में
थेर भिक्षुओं ने मतभेद रखने वाले भिक्षुओं को संघ से बाहर निकाल दिया। वैशाली में संपन्न द्वितीय बौद्ध संगीत में थेर भिक्षुओं ने मतभेद रखने वाले भिक्षुओं को संघ से बाहर निकाल दिया। अलग हुए इन भिक्षुओं ने उसी समय अपना अलग संघ बनाकर स्वयं को महासंघिक और जिन्होंने उन्हें निकाला था उन्हें हीन संघिक नाम दिया। जिन्होंने निकाला था भिक्षुओं को उन्हें नाम दिया हीन संघिक, और जिन्हें निकाला गया था उन्होंने अपना स्वयं नाम रखा था महासंघिक। यही जो है कलांतर यानी कुछ समय बाद महायान और हीनयान का रूप धारण कर लिया। इन्हीं ने को बताया जाता है महायान और हीनयान। इसी से आपको याद रखना है कि वैशाली में संपन्न द्वितीय बौद्ध संगीत में थेर भिक्षुओं ने जो मतभेद रखने वाले भिक्षु थे उन्हें संघ से बाहर निकाल दिया था, और जो बाहर निकल गए थे भिक्षु उन्होंने अपना एक अलग संघ बनाया, उसका नाम जो उन्होंने महासंघिक रखा, और जिन्होंने निकाला था उनका नाम रख दिया उन्होंने हीन संघिक। यही कुछ समय बाद जो है महायान और हीनयान का रूप धारण किया, महायान यानी हीनयान कहलाए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है कौन सा मिलान सही है, कौन सा मिलान सही है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए शाक्य कपिल वस्तु। जी हाँ, कपिल वस्तु में क्षत्रियों के शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन राज्य करते थे। शाक्य कपिल वस्तु, तो यही जो है मिलान सही है। इसका संबंध ये है कि जो कपिल वस्तु में क्षत्रियों के शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन राज्य करते थे। और शुद्धोधन से आपको याद होगा कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, जो एक शाक्यगढ़ के मुखिया थे यानी शाक्यगढ़ के राजा थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है निर्भर पत्नी और बच्चों को बेसहारा छोड़ भिक्षु बनने के लिए सजा किसने निर्धारित की। किसने सजा निर्धारित की कि निर्भर पत्नी यानी अगर तुम्हारे ऊपर कोई पत्नी बच्चे हैं तुम्हारे और तब भी तुम भिक्षु मर रहे हो, वैराग्य धारण कर रहे हो, तो इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। ये किसने निर्धारित किया था, यानी निर्भर पत्नी और बच्चों को बेसहारा छोड़ भिक्षु बनने के लिए सजा किसने निर्धारित की। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी चाणक्य। कौन सा है आंसर, आंसर जो इसका ऑप्शन सी है चाणक्य। जी हाँ, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के कुलगुरु थे। चाणक्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के कुलगुरु थे। उन्हें विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहा जाता है, आपको याद रखना है। चाणक्य को विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। कौटिल्य तो बहुत लोग जानते हैं कि चाणक्य को कौटिल्य भी कहते हैं, लेकिन यहाँ से ये याद रखना है कि चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के कुलगुरु थे। उन्हें विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी कहा जाता है। उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की, ये भी आपको याद रखना है कि निर्भर पत्नी और बच्चों को बेसहारा छोड़ भिक्षु बनने के लिए सजा किसने निर्धारित की, चाणक्य ने। और चाणक्य को कौटिल्य भी कहते हैं, आपको याद होगा, जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की। तो ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे ये अधिक से अधिक सभी लोग इस वीडियो को सुन सकें, समझ सकें, इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी पा सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे वह वीडियो आप तक बहुत ही जल्दी पहुंचेगा और आप उसे तुरंत ही देख सकेंगे, उसका लाभ उठा सकेंगे, उसे समझ सकेंगे। तो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।